विभा और सरिता के पति एक ही कंपनी में काम करते थे और उन दोनों की लगभग बराबर तनख्वाह थी। लेकिन विभा और सरिता के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ विभा सामान्य रहन सहन में रहती थी, वहीं सरिता बहुत ही हाई क्लास जीवन जीती थी। विभा को कभी समझ में नहीं आता था यह सब कुछ सरिता और उसके पति कैसे मैनेज करते हैं। विभा का बेटा जहां एक साधारण स्कूल में पढ़ता था, वहीं सरिता ने अपने बेटे को शहर के सबसे बड़े स्कूल में डाल रखा था, जिसकी की फीस ही विभा और सरिता के पति की आधी तनख्वाह के बराबर थी। पता नहीं कैसे सरिता और उसके पति यह सब कुछ मैनेज कर रहे थे। जब भी सरिता और विभा की आपस में फोन पर बातें होती, तो सरिता हमेशा यही बोलती, मैं और मेरे पति बहुत अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, इसीलिए सारा काम हमारा इसी तनख्वाह में हो जाता है। विभा को सरिता की बातें कभी भी हजम नहीं होती थी, क्योंकि साधारण सी बात है, यदि कोई 50,000 कमाता है, जिसमें से 25,000 तो बच्चे की स्कूल फीस और बस के खर्च आदि में ही दे देता है, और बाकी 25,000 में ऐश का जीवन जी रहा है, कोई कमी नहीं है, जो चाहिए वह सब कुछ खरीद रहा है, जहां मन वहां घूम रहा है, हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा है, हर 6 महीने में शहर के बाहर घूमने की प्लानिंग की जा रही है, घर में सारे सुख सुविधा के सामान आते जा रहे हैं। तो यह सब कुछ किसी मैनेजमेंट से तो नहीं होने वाला। सरिता यह रईसी का जीवन जीती थी और विभा से बोलती थी ऐसा करने को, और जब विभा बोलती थी मेरा बजट इसके लिए मंजूरी नहीं देता, तो सरिता उसे बस यही ताना मारती थी कि तेरे और मेरे पति की तो बराबर सैलरी है, तो मेरा बजट कैसे हो जाता है, यह सब तुम लोगों के मिसमैनेजमेंट की वजह से है। और विभा कुछ भी नहीं बोलती थी, पर अंदर ही अंदर विभा जानती थी कि सरिता के हाथ में जरूर कोई बड़ा माल लग गया है, जिसका वह उपयोग कर रही है, और उसी का ताना वह विभा को मारती रहती है। विभा सरिता से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि सरिता हर वक्त अपने अमीरी के घमंड में डूबी रहती थी और खुद को दुनिया की सबसे अमीर औरत समझती थी। उसे जो चाहिए होता था वह तुरंत ले लेती थी और फिर फोन करके विभा को बताती थी, और साथ ही यह बोलना नहीं भूलती थी कि पता नहीं तुम कैसे नहीं ले पाए, जबकि तुम्हारा बेटा तो छोटे स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारा कोई खर्च भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं। और विभा कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे पता था सरिता से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अब विभा और सरिता के बेटे 12वीं क्लास में आ चुके थे। विभा ने अपने बेटे के लिए एक साधारण सा कोचिंग चुना, वहीं सरिता ने अपने बेटे को शहर के सबसे महंगे कोचिंग में डाला और विभा के ऊपर जोर डालना शुरू किया। पागल हो क्या, बच्चों के भविष्य में तो खर्च करना ही पड़ता है। जिस कोचिंग में मैंने अपने बेटे को डाला है उसमें अपने बेटे को डालो, अब नहीं खर्चा करोगी तो कब करोगी, सारे पैसे बचाकर क्या करोगी। विभा को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। विभा ने बोला पैसे कहाँ है मेरे पास, कितनी तनख्वाह है तुम भी जानती हो, पता नहीं तुम कैसे मैनेज करती हो। सरिता ने विभा से बोला देखो बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन विभा ने बोला भविष्य का सवाल है तो क्या हम सड़क पर भीख मांगने लगे। जिस कोचिंग में तुमने बच्चों को डाला है वहाँ 5 लाख रुपए की फीस है, कहाँ से लाऊं मैं 5 लाख रुपए, मेरे पास नहीं है। और क्या यहीं पर बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, अभी तो बच्चे बस 12वीं में है, असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी, तब मैं पैसे कहाँ से दूंगी। सरिता ने बोला मैंने 5 लाख रुपए कहाँ से दिए, आखिर एक ही नौकरी तो करते हैं मेरे और तुम्हारे पति। तो विभा ने बोला वाह तुम जानो, मेरे पास नहीं है 5 लाख रुपए 12वीं की कोचिंग में देने के लिए। इसके कुछ दिनों बाद ही विभा और सरिता के पति दोनों की बाइक खराब हो रही थी। दोनों को नई बाइक खरीदनी थी। विभा के पति ने तो नई बाइक खरीदी, वह भी किस्तों पर, लेकिन वहीं सरिता के पति ने कार खरीद ली। विभा और उसके पति को लगता था कि इतना खर्चा आखिर वह करते कहाँ से है, अच्छा अच्छा आदमी भी पागल हो जाए। लेकिन सरिता और उसके पति को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। घर भी उन्होंने महल जैसा सजा रखा था, हर महंगी चीज उनके घर के सजावट के रूप में रखी थी। घर में जितनी सुख सुविधाएं होनी चाहिए सब कुछ था, कुछ ना कुछ तो दाल में काला था। पर विभा और उसके पति को कुछ समझ में नहीं आता था। यह सब तो ठीक था, लेकिन बात बात पर सरिता जो विभा को ताना मारती रहती थी कि तुम लोगों का मैनेजमेंट सही नहीं है, इसलिए तुम लोग कुछ काम नहीं कर पाते, हम तो उतनी ही तनख्वाह में सब कुछ कर लेते हैं। इस बात से विभा को बहुत जोर का गुस्सा आता था। पता नहीं सरिता खुद को क्या समझती थी, जबकि विभा उससे कहीं ज्यादा होशियार थी और बहुत हिसाब से अपना घर चलाती थी। कभी कभी तो विभा को लगता था कि सरिता का नंबर ही ब्लॉक कर दे, और सरिता विभा को बात बात पर ताना इसलिए मारती थी ताकि विभा अपने पति से लड़ाई करे। लेकिन विभा बहुत ही समझदार थी, उसे पता था कि सरिता के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। इतना सब तो ठीक था, पर अब सरिता ने 50 लाख का बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लिया, वह भी कैश देकर। और विभा से बोला देखो इतने सालों से मैंने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि अब मैंने कैश देकर फ्लैट खरीद लिया,
जो की बात कहीं से भी हजम करने लायक नहीं थी। फिर भी विभा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि विभा को तो पता ही था कि सरिता के हाथ में कोई गड़ा खजाना लग चुका है। जितने सरिता के खर्चे थे कि सैलरी से तो पूरे नहीं हो सकते थे, और उसके बाद 50 लाख रुपए जोड़कर कैश देकर फ्लैट लेना, यह बात तो कहीं से भी हजम होने वाली नहीं थी। फिर भी विभा ने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बहस करके भी क्या फायदा था। सरिता के नए फ्लैट में गृह प्रवेश की पूजा थी। विभा और उसके पति को भी जाना था। सरिता ने अपने मायके और ससुराल के काफी रिश्तेदारों को बुलाया था, और साथ में अपने जानने वालों को भी। विभा और उसका पति भी नए फ्लैट की पूजा में पहुंचे। फ्लैट का सजावट देखकर विभा और उसके पति के तो होश उड़ गए। एक तो 50 लाख का फ्लैट, ऊपर से उसमें इतना इंटीरियर करवाया गया था कि 5 लाख से कम तो नहीं लगे होंगे, और फिर अभी पार्टी में इतना खर्चा। विभा के पति ने विभा के कान में बोला, पता नहीं इतना खर्चा कहाँ से करता है, इतना खर्चा तो हमारी कंपनी का जीएम भी नहीं करेगा। भगवान जाने कौन सा खजाना इसके हाथ लग गया है। हर बार की तरह सरिता ने अपनी आदत के अनुसार विभा को ताना मारना शुरू किया। उसने यह भी नहीं देखा कि इतने मेहमान हैं, और हंसी हंसी में बोलने लगी, यह विभा है, इसका और मेरे पति बराबर सैलरी पाते हैं, पर पता नहीं इनका मैनेजमेंट कैसा है। ना इन्होंने बड़े स्कूल में बच्चे को पढ़ाया, ना ही बड़ी कोचिंग में डाला, और ना ही बड़ा घर खरीद पाए। और देखो हमने इसी सैलरी में कितना कुछ कर लिया। यह सब मैनेजमेंट की वजह से होता है। मेरे और मेरे पति का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। कहकर सरिता जोर जोर से हंसने लगी। विभा को बहुत जोर का गुस्सा आया। अकेले में तो ठीक था, पर अब सरिता की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि पब्लिक में उसकी बेइज्जती करने लगी। आज विभा चुप रहने वाली नहीं थी। उसने भी जोर से बोला, बिल्कुल, सरिता जी के पति का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आज मैं आपको उनके पति का मैनेजमेंट बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी उनका मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, तभी तो इतना कुछ कर पाएंगे। वैसे तो कोई अपनी तनख्वाह नहीं बताता, लेकिन मैं बताती हूँ। मेरे पति की और सरिता जी के पति की तनख्वाह 50,000 महीने है। अब मेरा मैनेजमेंट तो खराब है, आप लोगों ने सुन ही लिया, इसलिए हमारे पास तो कोई सेविंग नहीं होती, और ना ही कोई बड़ा काम कर पाते हैं, और ना ही अपने बच्चे को बड़े स्कूल में डाल पाए। अब इसी 50,000 की तनख्वाह में सरिता जी और उनके पति का मैनेजमेंट देख लीजिए, साथ ही सीख भी लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सरिता जी के हाथ में महीने के 50,000 रुपए आते हैं, जिनमें से 25,000 तो उनके बेटे की स्कूल फीस और बस की फीस में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करवा रखा है। आप लोगों को तो पता ही होगा। अब बचे 25,000, तो चलिए उनका मैनेजमेंट भी देख लिया जाए। उन 25,000 रुपयों में से 6,000 का तो राशन आता होगा, 3,000 बिजली के बिल, 3,000 का पेट्रोल, 3,000 घर में काम करने वाली दाई के पैसे, 1,000 गैस सिलेंडर के, 2,000 रुपए का दूध, 2,000 की सब्जियां, 1,000 के फल, 2,000 रुपए के मोबाइल और वाईफाई के रिचार्ज, 500 रुपए पेपर वाले का बिल, 500 रुपए केबल वाला, 500 रुपए के साबुन शैम्पू आदि। हो गए कुल 24,500 रुपए। अब बचे 500 रुपए, तो उन 500 रुपए का मैनेजमेंट भी देख लिया जाए। उन 500 रुपए से सरिता जी का मेडिकल इंश्योरेंस, LIC, FD तीनों चीजें कवर हो जाती है। उसके बाद हर संडे का होटल का खाना भी हो जाता है। महीने में 2-4 सूट भी खरीद लिए जाते हैं। कहीं घूमना फिरना भी हो जाता है। मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखना भी हो जाता है। ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी निकल आता है। किटी पार्टी भी हो जाती है। घर के और सामान भी आ जाते हैं। बैंक में अच्छी खासी सेविंग भी हो जाती है, जिससे कि बच्चे की 5 लाख रुपए की ट्यूशन फीस आसानी से दी जा सके। घर में एक से एक महंगे सामान भी आ जाते हैं। कार भी खरीद ली जाती है, और सबसे बड़ी बात, कैश 50 लाख रुपए देकर इतना बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे भी जमा हो जाते हैं। उन 500 रुपए की सेविंग का यह कमाल है, क्योंकि सरिता जी का मैनेजमेंट ही कमाल का है। विभा का पति इशारों में विभा को चुप रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन विभा आज चुप होने वाली नहीं थी, क्योंकि सरिता ने आज सारी हदें पार कर दी थी। सरिता का पति तो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर कुछ कर नहीं सकता था। आज विभा ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। यह सब कुछ नहीं होता यदि सरिता फालतू की बस बकवास नहीं करती, लेकिन सरिता तो अपने घमंड में चूर थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जो देखकर ही सामान्य नहीं लगता, उसके बारे में बार बार यह बोलना कि यह सब हमारे मैनेजमेंट का कमाल है, कौन यकीन करेगा। लेकिन सरिता को तो आईना दिखाना भी जरूरी हो चुका था। विभा अभी यह सब कुछ बोल ही रही थी कि सरिता की भाभी बोल पड़ी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज मैं आपको इनके मैनेजमेंट की पूरी कहानी सुनाती हूँ कि इनके पास कौन सा जादुई मैनेजमेंट है। तो इनका जादुई मैनेजमेंट की कहानी यह है कि जब से मेरे ससुर जी गुजरे हैं, इन्होंने मेरी सासू माँ को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। इनकी शादी में मेरे ससुर जी ने काफी खर्चा किया था, और 2-3 प्लॉट भी इनके नाम पर कर दिए थे।
पर फिर भी इनका लालच नहीं थमा और ससुर जी ने यह सोचकर कि बेटी को तो उसका हक दे दिया है, फिर कुछ नहीं दिया। लेकिन ससुर जी के गुजरने के बाद इन्होंने माँ को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और उनकी माँ एक एक करके गांव के सारे जमीन बेचकर उनके शौक पूरे कर रही है। एक बार भी यह नहीं सोच रही कि उस जमीन पर उनके बेटे और पोते पोतियों का भी हक है। इनका यह जो मैनेजमेंट है ना, ये अपने भाई का हक और हिस्सा मार कर बन रहा है। हमारी सासू माँ का बस चली तो हम जिस घर में रहते हैं उसे भी वह बेचकर अपनी बेटी के शौक पूरे कर दे। लेकिन मजबूरी यह है कि वह घर मेरे पति के नाम पर है, इसलिए वह घर वह बेच नहीं पा रही है। इसके अलावा उन्होंने सब कुछ लगभग बेच ही दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि उनका एक बेटा बहू और पोते पोतियां भी है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी दामाद और नाती दिखाई पड़ते हैं। आपको तो पता ही होगा, मेरे ससुर जी एक सरकारी नौकरी में थे और उनकी अच्छी खासी पेंशन आती है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि हमारी सासू माँ का एटीएम कार्ड वह नहीं बल्कि उनकी बेटी ऑपरेट करती है और ससुर जी की सारी पेंशन उनकी बेटी इस्तेमाल करती है, ना कि उनकी पत्नी। सरिता की भाभी को उसका पति और सास इशारे में चुप रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सरिता की भाभी भी आज चुप रहने वाली नहीं थी। उसने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी और बोला, अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो मेरे चुप रहने का क्या फायदा, मुझे क्या मिलने वाला। मेरा हक और हिस्सा और मेरे बच्चों का हक और हिस्सा तो इन्होंने मार लिया। मैं तो आज यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर मुझे जबरदस्ती करके लाया गया है। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आई, कम से कम इसी बहाने अपनी ननद की पोल पट्टी तो खोल पाई, जो कि बहुत जरूरी भी था। अब मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से इस औरत से बहुत ज्यादा घृणा हो चुकी है और अपनी सास से भी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे दामाद के बारे में सोचती है, ना कि बेटे बहू के बारे में। मैं जा रही हूँ। सरिता के भाभी ने बोला, उम्मीद होगी आप लोगों को सरिता और उनके पति का सारा मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। आधा मैनेजमेंट तो विभा जी ने समझा ही दिया, आधा मैंने समझा दिया। और यह मैनेजमेंट समझाने का सौभाग्य भी हमें सरिता की मेहरबानी से ही प्राप्त हुआ। न वह यह ताना मारती और न अपना घमंड दिखाती, न हम यह सब कुछ आपको समझा पाते। लेकिन अच्छा ही हुआ, कम से कम आप लोगों को कैसे मैनेजमेंट करके अपने पैसे बचाने हैं और बड़े बड़े शौक पूरे करने हैं, यह बात तो समझ में आ ही गई होगी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहकर सरिता की भाभी चली गई। विभा को भी अब वहां रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि माहौल बहुत तनावपूर्ण बन चुका था। विभा ने भी अपना बैग उठाया और चुपचाप बाहर निकल गई। सरिता और उसका पति जड़ होकर वहीं पर खड़े थे।